नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह ठाकुर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर हाउस साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी के बीच मैंने मॉक टेस्ट पेपर जो थे हिमाचल प्रदेश कंडक्टर भर्ती को लेकर के दे रहा था। आज इसका मॉक टेस्ट 3 आपके बीच उपलब्ध हो रहा है और आज जो महत्वपूर्ण हम 20 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हो सकता है उनमें से उनसे मतलब निर्धारित होकर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न जो है रीजनिंग से आपसे रहेगा कि रीजनिंग का पहला प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है नंबर सीरीज, या आप इसको सीरीज चैप्टर से देख सकते हो। देखिए प्रश्न क्या है कि एक सीरीज एक पैटर्न फॉलो, सबसे पहले होते हैं प्रश्नों में हमने पैटर्न को फॉलो करना होता है कि पैटर्न कौन सा यहाँ पे फॉलो कर रही है सीरीज। तो 8 13 10 15 12 17 14 कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। देखो 8 में अगर मैं कितने प्लस करूं, 5 प्लस करता हूं तो मेरे पास 13 आते हैं। इतना चली गई मुझे पता। अब 13 में से मैं क्या करूं कि मेरे पास 10 मिले। 13 में जब मैं 3 माइनस करूंगा तो मुझे मिलते हैं 10। तो अभी तक पैटर्न क्या हुआ कि पहले 5 ऐड किए गए, फिर -3 हुआ। अब देखो 10 के बाद क्या हो रहा है, 10 के बाद 15 बन रहे हैं। कैसे? जब 5 के एडिशन तो 15 आ गए। अब 15 में मैं क्या करूं ऐसा, 15 में अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो मेरे पास 12 आते। तो एक पैटर्न मुझे मिल गया कि पहले 5 का एडिशन, फिर 3 की सब्ट्रैक्शन, फिर 5 का एडिशन, फिर 3 की सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, 12 में 5 का एडिशन होगा। 12 में 5 का एडिशन करिए बच्चों, आपको 17 मिलेंगे। और 17 में फिर 3 का सब्ट्रैक्शन करिए जो कि आपको 14 मिलेगा। अब 14 में आपको बारी है एडिशन की, तो 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है ब्लड रिलेशन से रहेगा। क्या प्रश्न है? रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड? रीता ने मनी से कहा, एक रीता है जो कि क्या कह रही है, मनी से कह रही है। क्या कह रही है ये देखिए। कहती है कि जिस लड़की से मैं कल समुद्र तट पर मिली थी वह मेरे दोस्त की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। देखिए कौन मिली है, रीता मिली है। किससे मिली है ये बात देखते हैं हम। रीता जो है, जिस लड़की से मैं कल, रीता एक लड़की से मिली बीच पर, एक लड़की से मिली। मैं बाल लगा रहा हूं इसको ताकि आप लड़की समझ पाओ। समुद्र तट पर मिली थी, वह मेरे दोस्त, मतलब रीता का कोई दोस्त है। उस दोस्त की क्या, दोस्त की माँ, दोस्त की माँ के जीजा की, जीजा कैसे होगा, दोस्त की माँ की कोई बहन होगी, उस बहन का जो पति होगा वो दोस्त की माँ का जीजा होगा। और इसकी क्या, दोस्त की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी थी, तो ये लड़की इसकी बेटी थी इनकी। तो बोला गया लड़की रीता की दोस्त से किस प्रकार संबंधित है। तो ये लड़की रीता की दोस्त से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो दोस्त की माँ और इस लड़की की माँ आपस में बहनें, तो बहनें बहनें मतलब आगे बेटियां, तो ये एक दूसरे में बहनें होंगी। और कैसी बहनें, कजन आप बोल सकते हो अंग्रेजी में इनको। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, ये आप सभी को पता है। उस दिन कौन सा वार था ये हमने फाइंड करना है। देखो बच्चों डिटेल में वीडियो तो इस हमारे इस क्या बोलते हैं चैनल पर है ही, आप देख सकते हो कैलेंडर को वहां पे। बाकी यहाँ पे एक शॉर्ट रिव्यू हम देखते हैं। सबसे पहले हम डेट लेते हैं 26, इसके बाद जनवरी का कोड। जनवरी का कोड क्या रहता है, हमने ट्रिक देखी थी 12 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2। तो 144 12 का स्क्वायर, इसका 0 5 का स्क्वायर 25 0 36 एंड 12 स्क्वायर प्लस 2 146। जनवरी फरवरी ऐसे कोड, तो जनवरी का कोड होता है 1, तो आप 1 लिख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, ईयर में 50 लिख दिए। इसके बाद आपने निकालना होता था सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड निकालते थे बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट को कर देना है 0। 1901 के 400 से करनी है डिवाइड, तो 400 चौका 1600, बचे कितने बच्चों आपके पास 300। जब 300 आता है तो कोड आपका रहता था 6, तो यहाँ पे 6 पुट करिए। इसके बाद लास्ट के 2 डिजिट को लीजिए, 50 को डिवाइड करिए 4 के साथ, 4 1 जा 4, बचा कितना 1 0 उतारी नीचे, 4 2 जा 8, बचे कितने बच्चों 2। ठीक है जी। इस 12 को अब हमारे शेषफल के साथ कोई लेना देना नहीं, हमें मतलब है क्वोशिएंट के साथ। तो 12 को यहाँ पुट करिए, डिवाइड करिए 7 के साथ। तो बच्चों जब आप इसको प्लस करते हो 26 6 32 32 1 33, 33 में 10 गया 43, 43 2 45, 45 और 50 होते हैं 95।
तो 95 को 7 के साथ आपने करनी है डिवाइड। तो जब 95 को आप 7 के साथ डिवाइड करते हो, 7 एकम 7, बचे कितने 2, 5 उतारा नीचे, 7 तिया 21, बच्चों बचे आपके पास 4। तो आपको पता होगा सैटरडे का कोड होता था 0, संडे का कोड होता था 1, मंडे का कोड होता था 2, ट्यूसडे का कोड होता था 3 एंड वेंसडे का कोड होता था आपके पास बच्चों 4। तो 4 से कौन सा बार? वेंसडे। वेंसडे मतलब आपका गुरुवार। सी ऑप्शन इज द राइट, नहीं सॉरी गुरुवार नहीं, बुधवार आपका सही आंसर रहेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेंसडे। चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। कक्षा की योग्यता सूची में हेमंत ऊपर से 16वां और नीचे से 12वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो बच्चों, जब एक ही व्यक्ति की मतलब पोजीशन जो है हमें अलग अलग दिशाओं से बताई जाए, जैसे ये हेमंत नाम का एक व्यक्ति है, इसकी दिशा हमें बताई जा रही है, पोजीशन बताई जा रही है ऊपर से बताई गई, इसका स्थान है 16वां, और नीचे से बताया गया बच्चों इसका स्थान कितना? 12वां। एक ही व्यक्ति की पोजीशन को बताया जा रहा है, हेमंत की पोजीशन को बताया जा रहा है ऊपर से और नीचे से। जब इस प्रकार का प्रश्न आता है, ये प्रश्न जो है आपका रैंकिंग चैप्टर से आता है। रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैंकिंग, जिसे आप क्रम व्यवस्थीकरण कहते हो। जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन हम दो दो भिन्न भिन्न डायरेक्शन से लेते हैं, तो इसको करने का तरीका होता है दोनों पोजीशंस को प्लस करिए। 12 प्लस 16 आपके पास आंसर क्या आएगा? 28। एक को माइनस करो क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन 2 बार आ रही, तो 28 में से एक गया, 27 आपका राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां प्रश्न, जियो और जीने दो, ये किसका नारा है? ये नारा महावीर स्वामी जी का है। ये महावीर स्वामी कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ ले लेते हैं। महावीर स्वामी, देखिए महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म, अगर आपने पढ़ा हो जैन धर्म के बारे में, तो ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। अंतिम तीर्थकर कितने? 24वें नंबर के थे। मतलब जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं और इनके अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। प्रश्न ये भी आता है कई बार कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? प्रथम तीर्थकर, तो प्रथम तीर्थकर अगर कोई पूछता तो ऋषभ देव आपका सही आंसर होना चाहिए। ऋषभ देव आपका सही आंसर होना चाहिए। ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर इनके महावीर स्वामी थे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और ये जी और जीने दो का जो नारा था ये महावीर स्वामी ने दिया था, जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। चलते हैं आज के 6ठे प्रश्न की ओर। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा लगाते हैं? देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले कितने राज्य हैं? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या लगाएंगे? सीमा अपनी लगाएंगे। चलते हैं आज के 7वें प्रश्न की ओर। पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? देखो अगर मैं इस बात को करूं, सी ऑप्शन इज द राइट है, मिथनकोट। मिथनकोट में सिंधु नदी के साथ 5 अदर नदियां जो हैं, 5 रिवर्स अदर जो है वो मिलती हैं। ये 5 अदर रिवर्स कौन सी, इनके नाम देख लेते हैं। रावी हो गई, आपकी सतलुज हो गई, आपकी चिनाब हो गई, आपकी ब्यास हो गई और लास्ट वन झेलम। ये 5 नदियां मिथनकोट में जाकर के सिंधु नदी में मिलती हैं, जो कि पंजाब के क्षेत्र में है। तो इसका मिथनकोट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में है? देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड में है। कहां है बच्चों? नीदरलैंड में। लेकिन नीदरलैंड में भी कहां? तो नीदरलैंड में एक पैलेस है, उस पैलेस का नाम है पीस पैलेस। पीस पैलेस। इस पीस पैलेस कहां पर है बच्चों? जो नीदरलैंड के हेग में है। नीदरलैंड के हेग में ये स्थान है जहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना थी बच्चों, वो कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो ये आपने याद रखना है। तो चलते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? देखिए ये मार्च में आया था, मार्च मंथ में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो था भारत आया था। अगर मैं बात करूं ये मिशन क्यों आया था, क्या मिशन का तात्पर्य था, तो इस मिशन का मेन मोटिव जो था बच्चों, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुई थी उसमें अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग हमारा साथ दें इस युद्ध में। मतलब जब विश्व युद्ध द्वितीय होगा तब हमें भारतीय लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो ये क्रिप्स मिशन इसी उद्देश्य से भारत आया था कि हमने ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को क्या करना है, अपने पक्ष में लेना, उनको उनकी सपोर्ट लेनी है, ताकि वर्ल्ड वॉर सेकंड में वो हमारी ढाल बन सके।
चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। और 10वां प्रश्न है, हाइस्टेपिस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो बच्चों सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, झेलम। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 ईसा पूर्व में। अगर बता दूं तो ये राजा पोरस जो थे, एक राजा पोरस आपने सुने होंगे, राजा पोरस वर्सेस सिकंदर के बीच ये युद्ध किया गया था। राजा पोरस वर्सेस सिकंदर में युद्ध हुआ था 326 में, झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे युद्ध को बोलते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध। चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? बच्चों अगर बात की जाए वर्ल्ड में, संसार में, तो संसार में जापान को कहते हैं। जापान को क्या कहते हैं? राइजिंग मतलब सन ऑफ राइजिंग, लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को कहा जाता है। अगर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है, अरुणाचल प्रदेश, इस अरुणाचल प्रदेश को भारत के अंदर उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। वर्ल्ड में कहा जाता है जापान को, और अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है इंडिया के अंदर, भारत में। अगर बात की जाए डूबते सूरज की भूमि, लैंड ऑफ सनसेट, लैंड ऑफ सनसेट किसे कहते हैं? तो अलास्का, अगर आपने सुना हो, अलास्का एक जगह है, कहाँ है? यूएसए कॉन्टिनेंट, जो उत्तर अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, वहां पे है अलास्का जगह। इसको लैंड ऑफ सनसेट कहते हैं। उसी प्रकार एक एमसीक्यू आपके लिए ये बन सकता है कि भारत में लैंड ऑफ सनसेट किसको कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत में डूबते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है। जिस प्रकार उगते सूरज की भूमि भारत में अरुणाचल प्रदेश है, तो डूबते सूरज की भूमि भारत में कौन से स्थान को कहा जाता है? चलते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर। किस तिथि को हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो बच्चों 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया था कि भारत की जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को राजभाषा माना जाए। ये संविधान सभा में जब संविधान सभा में ये बात उठी थी कि केंद्र सरकार का जो भी कार्यभार, केंद्र सरकार का जो काम होगा, ऑफिशियल वर्क होगा, वो किस भाषा में होगा? हिंदी भाषा में होगा। तो हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा रहेगी। ये बात किसने कही थी? ये बात संविधान सभा ने कही थी। कब कही थी? 14 सितंबर 1949 को। तो ये इसी कारण बच्चों 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे केंद्र, जो हमारी संविधान सभा थी, उसने कहा था कि हिंदी भाषा जो है वो हमारी आधिकारिक ऑफिशियल भाषा रहेगी। चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने क्लियर किया 14 सितंबर, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने कहा था कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। चलते हैं आज के 14वें प्रश्न की ओर। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? देखो अगर मैं बात करूं ब्रज भाषा की बच्चों, तो हिंदी साहित्य जब आप जिस समय पढ़ते हो, हिंदी साहित्य को जब आप पढ़ोगे, तो हिंदी साहित्य में अलग अलग चरण हुए हैं। मतलब हिंदी साहित्य को अलग अलग पार्ट में तोड़ा गया है। उसी में से एक पार्ट है भक्ति काल। जिस समय अत्यधिक जो साहित्य लिखा गया वो भक्ति से रिलेटेड था, मतलब ईश्वर से रिलेटेड था, कर्म धर्म धार्मिक कर्म कांडों से रिलेटेड था। इस समय जैसे कवि हुए सूरदास के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, तो सूरदास की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा जो थी वो सूरदास की एक भाषा है, और ये भक्ति काल से संबंधित थी। अगर बात करें जैसे कि तकनीकी भाषा ब्रज भाषा नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा नहीं, इस भाषा में अत्यधिक रूप में आपको साहित्य लिखा जाएगा। तो साहित्य लिखा जाएगा तो ये एक काव्य की भाषा, इसमें काव्य की रचना की गई है। तो आप देखोगे कि भक्ति काल जब रहा है, हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल रहा, उस समय जो साहित्य लिखा गया वो ज्यादा से ज्यादा ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें सूरदास जैसे कवि आए हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति से रिलेटेड बातें लिखी, कृष्ण भक्ति को लिखा, और सारी की सारी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा में लिखी गई। तो ब्रज भाषा को आप क्या कह सकते हो? काव्य की भाषा, काव्य भाषा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 15वें प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? देखिए अगर भारत में आप आते हो तो हिंदी को आप किस उसमें रखोगे? आपको मैंने पहले कहा 14 सितंबर 1949 को यह बताया गया कि हिंदी भाषा आधिकारिक भाषा है, मतलब राजभाषा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजभाषा। चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की ओर। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखो बच्चों, अगर मैं आपको बात करूं, हिंदी जो है वो भारत प्लस यूरोप के एरिया में बोली जाती है। तो इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके जो नया वर्ड बना उसको बोलते हैं भारोपीय। तो ये भारोपीय परिवार की जो भाषा है उसको हम हिंदी भाषा कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 17वें प्रश्न की ओर।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी। देखो 4 ऑप्शन आपको दिए, पैसेंजर की सही स्पेलिंग ऑप्शन ए ही रहेगी, पैसेंजर का मतलब होता है यात्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर। चूज द करेक्ट वर्ड, आपने देखना है ड्राइवर, रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है, सी इज द राइट आंसर ड्राइवर, चालक जिसको आप कहोगे। चलते हैं आज के 19वें प्रश्न की ओर। देखिए चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन इडम एंड फ्रेज। एक आपको इडम दी गई है टू बी इन एबियांस। देखो इसका आपने मीनिंग देखना कि इन चारों में से कौन इसका सही मीनिंग जो है वो दर्शाता है। अगर बात करें एम्बियांस की तो बच्चों सबसे पहले ये बात क्लियर करो कि एम्बियांस का मतलब होता क्या है। टू बी इन एबियांस मतलब किसी चीज को कुछ समय के लिए आप टेम्परेरी इनएक्टिविटी फॉर्म में रख देते हो, मतलब अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी इनएक्टिविटी, मतलब कुछ समय के लिए किसी चीज को पेंडिंग कर देना। टू बी इन एबियांस इस फ्रेज का मतलब ये है। क्या मतलब है इसका? इस फ्रेज का मतलब है अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी इनएक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ, या आप बोल सकते हो समथिंग एज पेंडिंग, समथिंग एज पेंडिंग। तो ये इसका मीनिंग बनता है। अगर पहला ऑप्शन देखें टू बी इन ट्रबल, टू बी इन ट्रबल का मतलब क्या? समस्या में होना। डुअल माइंडेड मतलब डबल माइंड रहना। इन अ फाइटिंग मूड, फाइटिंग मूड होता है मतलब कि झगड़े वाले मूड में रहना। और डी ऑप्शन है इन सस्पेंस, मतलब कुछ समय के लिए रहस्य में रहना। तो ऑप्शन डी आपको लग रहा है सही है, क्योंकि कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, किसी चीज को सस्पेंशन में डाल देना, इसी का मतलब है अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी इनएक्टिविटी, कुछ समय के लिए इनएक्टिव फॉर्म में आपका चले जाना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं आज के 20वें प्रश्न की ओर। टू रीड बिटवीन द लाइंस। बच्चों देखो ये फ्रेज जो है इंग्लिश की एक फ्रेज है जो बड़ी यूज की जाती है। कब यूज की जाती है इसको मैं समझाता हूं आपको। देखना, अगर आपने फिलोसफर्स के बारे में सुना हो तो कहा जाता है कि उनके लिए फ्रेज यूज की जाती है कि जो फिलोसफर व्यक्ति होते हैं ना, जैसे सपोज आपने ये लाइन दिख रही है, जैसे आप लिखते हो कुछ इंग्लिश में, यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया अपना नाम अभय, यहाँ पे कुछ और लिख दिया ठाकुर करके। तो देखो जो गहरे लोग होते हैं ना फिलोसफर्स, बोलते हैं वो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब इस लाइन में क्या लिखा है, इस लाइन में लिखा है, ये तो हर कोई पढ़ लेगा। जैसे मैं भी पढ़ पा रहा हूँ, अभय लिखा है, ठाकुर लिखा है, ये सभी देखेंगे। लेकिन जो फिलोसफर व्यक्ति होते हैं, बोलते हैं वो इन लाइंस के बीच के मतलब को भी पढ़ लेते हैं। इसलिए उनके लिए एक लाइन यूज की जाती है, इंग्लिश की फ्रेज यूज की जाती है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब गहरे लोग लाइनों के बीच के मतलब को भी समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या? टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू कॉन्सेंट्रेट, टू रीड केयरफुली, टू सस्पेक्ट, टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि जो चीजें छुपी हैं, जो आम व्यक्ति नहीं देख पा रहा, उसके मतलब को जान पाना। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग। जो हिडन मीनिंग होते हैं उनको जानना, उन तथ्यों को निकालना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।